हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें अलीशिया नाम की बच्ची अपने बाबा के साथ खेतों में खेलती हुई नजर आती है। फिर उसके बाबा उसे घर के अंदर चलने को कहते हैं और उनके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो एक नक्शे को देखती है जो कि उनकी रियासतों का होता है। वो जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम एठिया होता है। वो अपने बाप से पूछती है कि बताइए बाबा, ये आसपास काली जगह क्या है? जिस पर उसके बाबा कहते हैं कि वहाँ पर क्या है ये कोई नहीं जानता। काले दानव के 4 मसीहाओं ने एठिया को चारों दिशाओं से घेर रखा है और वो इंसानों को बाहर नहीं जाने देते। लड़की कहती है इसका मतलब हम सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे। जिस पर उसका बाप कहता है कि हाँ शायद, लेकिन एक शूरवीर योद्धा जो हाइडन से मिले राजा से हथियार लेकर उन चारों मसीहाओं को हरा देगा और उसके बाद काले दानव को भी हरा देगा और हमें इस कैद से मुक्ति दिलाएगा। लड़की कहती है मैं वो मसीहा बनूंगी पिताजी, मैं एठिया को उन दानवों के चंगुल से छुड़वाऊंगी। फिर हमें बड़ी एलिशिया दिखाई जाती है। वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है पिताजी, मैं हीरो बन चुकी हूँ। हम देखते हैं जिस घोड़ा गाड़ी में वो जा रही होती है उसमें वो अकेली नहीं होती बल्कि उसके साथ और भी हीरोज होते हैं जो कि अलग अलग देशों से आए होते हैं। उन सभी को हाइडन हथियारों के साथ काले राजा के लोगों से लड़ने के लिए भेजा जा रहा होता है। उन्हीं में से एक को उनका लीडर बनाया जाता है क्योंकि वो सबसे ताकतवर मसीहा होता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि घोड़ा गाड़ी को रोक दिया जाता है। चलाने वाला कहता है कि आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है, अब आपको चलकर ही जाना होगा। तभी चालक पर अचानक से हमला हो जाता है। एक परिंदा आता है और उसको उठा ले जाता है। ये देखकर हीरोज कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी छिपकली और अलग अलग दानवों ने उनका रास्ता रोक के रखा होता है। मसीहाओं का लीडर कहता है कि हम चोटी तक पहुंच के रहेंगे, रास्ते में आने वाले सारे दानवों को काट डालो। हम देखते हैं कि वो सब एक एक करके दानवों को काट रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। दानवों का मसीहा ये सब दूर से देख रहा होता है। वो कहता है कि ये सच है कि ये दुनिया अराजकता से जन्मी है। तभी हम देखते हैं कि मसीहा अपने रास्ते में आने वाले सारे दानवों को मारकर आखिरकार उस चोटी तक पहुंच जाते हैं। मसीहा कहता है तो यह है दानव के मसीहा का अड्डा। तभी अलीशा कहती है कि वो ऊपर है, लेकिन तभी वो नीचे आ जाता है। वो कहते हैं तो यह है दानव का मसीहा चांदनी रात का क्लेपिटस। फिर मसीहा का लीडर वहां पर एक डायलॉग बाजी करता है और उसके बाद कहता है हमला करो। सारे मसीहा उसके तरफ हमला करने के लिए चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्लेपिटस उसे एक हाथ मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर वो एक एक करके सारे मसीहाओं को मारने लगता है। अलीशा कहती है कि परछाई से वो हमला कर रहा है, परछाई से दूर रहो। फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके पास पहुंच जाती है। क्लेपिटस कहता है तो इन्हें ही इंसान कहा जाता है। ये लड़ाई में हजारों साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब इंसान यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये कैसे हो गया? ये तो बहुत ही कमजोर है। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये सही नहीं है। ऐसे तो ये मुझे खत्म कर देंगे और मेरा वर्चस्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? तभी हम देखते हैं कि अलीशा उसके सींगों पर वार करती है और उसके सींगों पर खरोच आ जाती है। क्लेपिटस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो अलीशा के ऊपर एक वार करता है और उसका पैर उसके तन से जुदा हो जाता है और वो लगभग अधमरी हो जाती है। वो कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मुझे अपने सपनों का जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइडन का शहर दिखाया जाता है। क्लेपिटस वहां पर आ जाता है और वो कहता है तो ये है हाइडन के राजा का गढ़। कहा जाता है कि मेरे पास जो मसीहा आए थे उन्हें हाइडन के राजा ने भेजा है, तो अब मैं उसे मार डालूंगा। तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। वो कहता है मेरे रास्ते में आने वाले हर चीज को मैं मार डालूंगा। फिर वो उनसे लड़ता हुआ राजा के महल की तरफ जाने लगता है। सिपाही राजा से कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है, जिस पर राजा कहता है कि मैं समझ गया। माना हाइड्राइड के हाइडन की ताकत पहले जैसी नहीं रही। तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। सिपाही कहता है कि वो यहाँ पर आ गया है, आपको यहाँ से जाना होगा। जिस पर राजा कहता है कि अगर वो यहाँ पर आ चुका है तो हमारा भागना व्यर्थ है। तुम बस इस बात का ध्यान दो कि भट्टी बुझनी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि दानव का मसीहा एक तरफ होता है और सारे सिपाही उसके ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार उनमें ऐसा खास था क्या। फिर वो सोचता है कि उनकी ताकत, तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, असल ताकत उनके हथियारों में थी। उनके हथियारों ने मुझे जख्मी कर दिया। ऐसे तो इन हथियारों का एक तीर भी मुझे जख्मी कर सकता है पूरी तरह से। मुझे खुद को मजबूत करना ही होगा। लेकिन सारे सिपाही तीर छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ को पकड़ लेता है और उन्हीं तीरों से उनके ऊपर फिर से हमला करता है। सोचता है कि अगर ये बात है तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हाइडन का राजा भट्टी खोल देता है, उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसको आहट सुनाई देती है और वो भट्टी को बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि किले की छत आसमान में उठ जाती है और सारे सिपाही नीचे गिरने लगते हैं। क्लेपिटस कहता है तो तुम हो यहाँ के राजा, खामखा ही मुझे तकलीफ दी, मैं तुम तक पहुंच गया। राजा कहता है कि तुम इंसानों की भाषा बोल रहे हो, ये तो शर्मनाक है। तुम जैसा दानव इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है? जिस पर क्लेपिटस कहता है कि जबान संभाल के बात करो, वरना मेरा दिमाग फिरा तो मैं सारी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। जिस पर राजा कहता है क्या? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें मारकर तुम्हारे पूरे राज्य को तबाह कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जिससे और आ जाएंगे मेरी जमीनों को छीनने के लिए। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि आखिर तुम लोगों का मसला क्या है? आखिर तुम इंसान हो क्या
चीज। शाही कपड़े पहनते हो, दो पैरों पे चलते हो और मुझे मारना चाहते हो, आखिर क्यों? क्या वजह है? जिसके ऊपर राजा कहता है कि ये तुम जैसा दानव नहीं समझ सकता। तभी वो उसका गला उड़ा देता है, कहता है कि अब बस बहुत हो चुका, और फिर वहां से जाने लगता है। वो सोचता है पहले मुझे एक सेना तैयार करनी होगी जो कि सारी इंसानियत को खत्म कर सके। तभी उसको एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और फिर वो कहता है कि ये तो एक हाइडियन बच्चा है। एक लड़की जो मलबे में दबी हुई होती है वो कहते हैं कि इसकी मदद करो, इसकी जान बचानी होगी। जिसके ऊपर वो कहता है कि क्या ये जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? वो कहता है मैं हूँ ग्लेबिटिस, जो इंसानियत को खत्म करने वाला है। किसी चीज का अगर पछतावा करना है तो इस बात का करो कि तुम एक इंसान हो। लड़की कहती है कि ये बस एक बच्चा है, इसने अपने मन से नहीं चुना कि वो इंसान बनेगा। इस पर वो रुक जाता है। लड़की कहती है कि औरों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन ये मासूम है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे बचा लो। वो कहता है मेरे लिए इंसान सिर्फ एक इंसान है, फिर चाहे बच्चा हो या बड़ा। एक दिन ये बड़ा होगा और हथियार पकड़ के हमसे लड़ने आ जाएगा। अपनी जमीन भर से खुश नहीं होगा और हमारी जमीन भी हथिया लेगा। इससे तो अच्छा है कि ये मर ही जाए। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहती हो कि मैं इसकी मदद करूँ तो साबित करो। वो कहती है मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती क्योंकि मैं मर रही हूँ, लेकिन ये बच्चा ये अपनी किस्मत खुद बनाएगा। मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार कह रही हूँ। फिर वो मर जाती है। फिर वो उस बच्चे को उठा लेता है और कहता है कि मेरी नज़र में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर है तो साबित करो। और फिर वो उस बच्चे को लेकर चला जाता है। एथियन जमीन पर इंसानों की 5 प्रजातियां पाई जाती है। सबसे पहली प्रजाति दंड, ये सबसे ज्यादा है और इन्होंने 2 देश बनाए हैं जिसने महाद्वीप को बीच से बांट लिया है, एस्लेन और प्रूलेट। इसके बाद ऑर्गेट्स, जंगल के ये बहादुर लोग शिकार करने और दवा देने में माहिर है। तीसरे शाडन्स, ये पानी में रहते हैं और नाव चलाते हैं और अच्छे तैराक भी होते हैं, लेकिन ये दूसरों से ज्यादा मिलते नहीं है। फिर है बेंटी, ये अकेले में बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन जंगली नस्ल है और इसलिए ये एकजुट नहीं हो पाते। और आखिर में हाइडिनियंस, ये सबसे पुरानी नस्ल है। इनको धातु को हथियार में डालने की कला आती है। ये एक छोटा सा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये आर्गमटाइन से हथियार बना सकते हैं और ये सिर्फ राज परिवार को ही मालूम है कि कैसे बनते हैं। ये हाइड्रेक की राजधानी में रहते हैं। डंग को हथियार बेचने का इनका पुराना इतिहास है और आजकल आधे हाइडिनियंस ही पाए जाते हैं। आमतौर पर पूरे हाइडिनियंस बड़े मुश्किल से मिलते हैं। एथिया की जमीन के बाहर एक पूरी दुनिया है, लेकिन इन 5 नस्लों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एथिया की जमीन के बाहर रहता है काला दानव और उसके 4 मसीहा, जिन्होंने इनका रास्ता रोक के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि बच्चा रो रहा होता है, तभी ग्लेबियस उसके पास आता है। फिर वो उसके ऊपर जादू कर देता है और वो बच्चा रोना बंद कर देता है। वो कहता है कि मैं इसे मजबूत तो बना सकता हूँ लेकिन इसकी भूख नहीं मिटा सकता। फिर वो बच्चा फौटी कर देता है। तभी वो कहता है कि ये तो गंदा हो गया और तभी वो उसे कीड़ों में डाल देता है। ग्लेबियस कहता है कि ये कीड़े इसके मांस को नहीं खाएंगे लेकिन इसकी गंध को जरूर खा जाएंगे। फिर वो सोचता है कि ऐसे तो ये जल्द ही मर जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी उसको उस लड़की की बात याद आती है कि ये बच्चा नहीं जानता था कि उसे कहाँ पैदा होना है। ये इसके हाथ में नहीं था, लेकिन ये अपनी किस्मत खुद लिखेगा। फिर ग्लेबियस सोचता है कि आखिरकार मैंने उस लड़की की बात मान क्यों ली, लेकिन दानव का मसीहा होने के नाते मैं अपनी जुबान से नहीं पलट सकता। वो बच्चे से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बड़े होने तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर वो कहता है कि ये मेरी जिम्मे है कि मैं एल्डिया के इंसानों की किस्मत का फैसला करूँ। तो फिर वो अलीशा की लाश के सामने आ जाता है और कहता है कि अभी तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है। हमें अलीशा का घर चलता हुआ नजर आता है। वो रो रही होती है क्योंकि उसके बाबा मर रहे होते हैं। वो कहती है पिताजी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और तभी वो पीछे देखते उसके एक राजा होता है, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। फिर वो कहती है कि मैं वो मसीहा बनूंगी जिस पर आपको नाज होगा। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि ग्लेबियस तुम हो। वो कहता है कि तुम जाग गए। तभी वो कहती है कि मेरी तलवार कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वो सब कुछ मैंने चट्टानों में फेंक दिया। वो कहते हैं कि क्या कहा, चट्टानों में फेंक दिया? तभी वो कहता है कि तुम्हारे साथी बेकार थे लेकिन तुम काम किए इसलिए तुम्हें फिर से जिंदा किया है मैंने। जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब? वो कहता है कि तुम बस एक जिंदा लाश हो जिसमें मैंने डार्क आइकर से जान फूकी है। वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, उसे इंसानों की भाषा किसने सिखाई? और मेरा पैर ये तो कट गया था, ये जुड़ कैसे गया? तभी वो कहता है कि चलो अपनी छाती दिखाओ। जिस पर वो कहती है कि मेरी छाती क्यों देखनी है तुम्हें? वो कहता है ज्यादा वक्त नहीं है, बच्चा भूखा है। वो कहते हैं कि मेरा अपने जिस्म पे काबू नहीं है और फिर वो अपने कपड़े निकालने लगती है। ग्लेबियस कहता है कि दूध का है, जिस पर वो कहते हैं कि कुंवारी लड़कियां दूध नहीं दिया करती। फिर वो कहता है तुम तो बेकार निकली। वो कहते हैं कि बेकार किसको कहा, मैं मसीहा हूँ, मेरी बेइज्जती मत करो और मुझे मार दो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मौत चाहिए लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हारे रगों में डार्क आइकर दौड़ रहा है। जिस पर बच्चा फिर से रोने लगता है। फिर वो कहता है कि ये फिर से रोने लगा, चलो कुछ करो इसके लिए। मैं इसे मजबूत तो कर सकता हूँ लेकिन इसकी भूख नहीं मिटा सकता। एलिशा कहती है कि तुम्हारे हाथ में इंसान का बच्चा क्यों है और तुम इसकी देखभाल क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम दूध नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल और तरीकों से करूंगा। मेरे पास इंसानी बच्चे पालने की समझ नहीं है जो तुम मुझे दोगी। फिलहाल इसका पेट कैसे भरे ये बताओ। जिस पर वो कहती है कि हमें एक डाय की जरूरत है। वो कहता है एक डाय? जिस पर वो कहती है हाँ, वो इससे दूध पिला सकती है। अगर तुम किसी को नहीं जानते तो तुम्हें उसे पैसे देकर बुला
लाना पड़ेगा। जिस पर वो कहता है कि पैसे ना हो तो वो कहती है कि पैसे ना हो तो कोई और चीज, जैसे कि ये पत्थर, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, एक पत्थर भी काफी रहेगा। जिस पर वो कहता है ठीक है चलो फिर। तभी वो कहती है कि रुको जरा, तुमने खुद को देखा है, अगर तुम ऐसे जाओगे तो सब लोग डर जाएंगे। वो कहता है तो अब क्या करे। जिस पर वो कहते हैं कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं जाकर वहाँ पर इसे दूध पिलाऊंगी। तभी वो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करूंगा जब तक ये पूरा बड़ा नहीं हो जाता, ये मेरी निगरानी में है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर वो खुद के ऊपर ही जादू चलाने लगता है और उस लड़की की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेता है जिसने उसे बच्चा दिया होता है। अलीशा कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने उस लड़की की शक्ल इख्तियार की है जिसने इस बच्चे को मुझे दिया। मैंने अपनी परछाई पर काबू पा लिया है, तो अब हमें एक नाम की जरूरत है। मेरा नाम है क्लैन और इसका लोना। फिर वो कहता है कि एक लड़की और हीरो, नहीं नहीं तुम तो गुलाम हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम अलीशा है, शोगो गाँव की अलीशा। हम देखते हैं कि वो लोग इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अलीशा बच्चे को नहलाने धुलाने का काम कर रही होती है और वो उसकी निगहबानी करता है। वो कहती है तुमसे अच्छा काम तो कीड़े कर लेते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं इसकी दाई हूँ क्या। फिर वो कहते हैं कि तुमने कहा यहाँ पर हीरोज का कैंप था, तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। वो कहते हैं हमने सारे सामान को पहाड़ के नीचे रख दिया था और बस जरूरी सामान साथ में लेकर आए थे। जिस पर वो कहते हैं 2 जोड़ी कपड़े ही ले आती, तुम्हारे कपड़े तो खून से सने हुए हैं, जाओ जाकर इन्हें साफ करो और साथ ही साथ इस कपड़े को भी साफ करो। जिस पर वो कहते हैं कि अब ये भी करना पड़ेगा और फिर वो नहाने लगती है और उस कपड़े को भी साफ करने लगती है। फिर वो उस कपड़े के ऊपर बने हुए लोगों को देखती है और कहती है कि ये तो शाही है। हमें घुड़सवार दिखाया जाता है, वो तबाही वाली जगह पर आता है और कहता है कि ये तो नामुमकिन है। एक काले दानव ने इतनी तबाही मचाई, लेकिन राजा को आखिर क्या सूझी। इसका मतलब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तभी उन्होंने ये रास्ता अपनाया। वो कहता है कि नामकरण के बाद राजकुमारी बच्चे के साथ भागने वाली थी, उनका क्या हुआ। फिर वो चिल्लाने लगता है कि अगर कोई जिंदा है तो अपना नाम बताए। दूर से कुछ और इंसान उस तबाह हुए शहर को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि इसका मतलब कहानी झूठी थी। वो कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ पर पेशकदमी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि कोई और करे। फिर वो अपने साथी से कहता है कि वहाँ पर जाकर देखो, अगर कोई जिंदा है तो उससे जिंदा पकड़ो। जिस पर वो कहता है कि समझ गया। अलीशा कहती है कि ये सब क्या है। जिस पर वो कहता है कि क्या है। वो कहते हैं कि बनो मत, ये कपड़ा सिर्फ शाही खानदान के लोग पहन सकते हैं, इसका मतलब कि ये शाही वारिस है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से चुराया इसे। वो कहता है कि मैंने इसे चुराया नहीं है, उस लड़की ने मुझे दिया। जिस पर वो कहते हैं कि इस लड़की ने। तब वो कहता है कि अब मैं समझा, जब मैंने किले को तबाह किया तब ये उसके मलबे में था। वो कहती है किले को तबाह कर दिया। जिस पर वो कहता है कि हाँ, और राजा को भी मार दिया। जिस पर वो कहती है राजा को मार दिया। वो कहता है कि इतनी हैरान क्यों होती हो, पहला हमला तो तुम ही ने किया था ना। वो कहता है अब मुझे बताओ ये खास क्यों है। जिस पर वो कहती है कि क्योंकि आर्किमेनॉइड को तराशने की कला सिर्फ शाही खून को ही आती है। फिर वो कहता है कि अच्छा ये बात, अब मैं समझा कि मैंने इसे क्यों बचाया। ये चाहकर भी अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता, मैं इसको राजा बनाऊंगा और इसके जरिए सारे इंसानों पे राज करूंगा। वो कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी क्या। जिस पर वो कहता है कि अब फैसला हो चुका है, चलो इंसानी गाँव की तरफ चले, उम्मीद है हमें अच्छी दाई मिल जाएगी और आर्किमेसाइड लेना मत भूलना। वो सोचती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, आखिर एक सिंह वाली की बात कौन मानेगा भला, क्या ये कोई और रूप भी ले सकता है। लेकिन अगर इसने कोई और रूप लिया तो। फिर वो कहती है कि नहीं, वो अपने सिंह को शायद नहीं छुपा सकता, लेकिन अगर इसने इसके ऊपर गौर किया फिर क्या होगा। लेकिन देखने से तो नहीं लगता कि कोई भी इसकी बातों में आ सकता है। जो कुछ भी हो, लेकिन लूना से इसका जुड़ाव अटूट है। अगर वो मर गया या कोई उसे लेकर भाग गया तो ये तो सबको तबाह कर देगा। इंसानों की मसीहा होने के नाते मैं नहीं होने दे सकती और इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगी और ये वो आखिरी काम होगा जो मैं करूंगी। वो पीछे पलटता है और कहता है कि जल्दी करो। हम देखते हैं कि उसके पीछे डाकू आ जाता है। अलीशा कहती है कि अपने पीछे देखो, लेकिन डाकू उसके सर पे जोर से मारता है। तभी अलीशा कहती है कि ये तो सिर्फ डाकू है, ये तो इन्हें चुटकियों में ढेर कर देगा। लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है और उसका खून भी निकलने लगता है। अलीशा ये देखकर हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी डाकू उसको भी मार देता है पीछे से। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि मैं मर नहीं सकती, लेकिन ये तो। हम देखते हैं कि अलीशा को होश आता है और वो उसी गाड़ी में होती है। वो कहती है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, अच्छा हुआ, वो एक बुरा सपना था। लेकिन तभी वो उसे आवाज लगाता है, अलीशा अलीशा उठो। जिस पर वो उठ जाती है। वो देखती है कि उसे बंदी बना के कहीं ले जाया जा रहा होता है। क्लैन कहती है अच्छा हुआ तुम जाग गए। जिस पर वो कहती है कि क्लैन। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब हम पकड़े गए हैं। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।